अस्सलाम वालेकुम। एक नए पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब और आज भी मेरे साथ बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी न किसी ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाऊं जो कि अपनी फील्ड में अपना लोहा मनवा रहे हैं। और जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, एनाप्लास्टोलॉजिस्ट भी हैं। इसके अलावा वो और भी बहुत कुछ कर रहे हैं और ये टर्म्स शायद आपने भी पहली बार सुनी होंगी, क्योंकि इसमें से एनाप्लास्टोलॉजिस्ट मैंने पहली बार सुना है। तो यकीनी तौर पर आपको भी दिलचस्पी होगी कि आखिर ये क्या करते हैं और ये क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। और वो लोग जो कि एंटरप्रेन्योर हैं या फिर कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत सरमाया उनके पास है लेकिन ये आइडिया चाहते हैं कि आखिर उनको करना क्या है, उनको भी ये काफ़ी हेल्प आउट करेंगे। तो मैं बगैर किसी इंतज़ार के मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं राशिद चुगताई साहब। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। राशिद साहब, अगर तो मैंने कोई गलती की है प्रोनाउंस करने में, एनाप्लास्टोलॉजिस्ट या फिर डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट, इसके अलावा प्लास्टोडोंटिस्ट, बड़े मुश्किल किस्म के टर्म्स हैं ये। प्लास्टोडोंटिक्स ये क्या है, ज़रा थोड़ा सा बताएं मुझे इन टर्म्स के हवाले से। ये एक्चुअली डेंटल टेक्नोलॉजी में जब आर्टिफिशियल डेंटिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो उसको प्रोस्थेटिक डेंटिस्ट्री कहते हैं। तो वहाँ पे जो लोग स्पेशलिस्ट काम करते हैं वो प्रोस्थोडोंटिस्ट कहलाते हैं। अच्छा। तो जो इसमें जितने भी फिक्स प्रोस्थोडोंटिक्स, चलिए अब मैंने ठीक नाम ले लिया। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि ये टर्म्स, जैसा कि मैंने कहा, मैंने पहली दफ़ा सुनी है। मैं वन बाय वन आपसे पूछती हूँ ताकि आप मुझे प्रॉपरली समझाएंगे भी, बताएंगे भी कि आखिर ये क्या टर्म्स हैं, पाकिस्तान में इन फील्ड्स में कितना काम हो रहा है और कितने मज़ीद काम की ज़रूरत है। सबसे पहले आते हैं डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट की तरफ। हमने हमेशा डेंटल डॉक्टर सुना है कि जो कि जनाब रूट कैनाल्स करते हैं, दांत निकालना, दांत लगाना, ब्रेसेस लगाना, दांतों को सीधा करना, ये सारे जो काम है वो उनकी तरफ से किए जाते हैं। लेकिन ये जो डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट है ये क्या करते हैं? ये एक्चुअली उस डेंटल सर्जरी की, उस डेंटल सर्जन की बैकबोन है। अच्छा, बैकबोन है। बैक साइड पर रहते हुए सारा अपना काम जो है वो अंजाम देता है। उसमें उनको, जैसे डेंटिस्ट के पास आप गई, आपने इम्प्रेशन लिया या डेंटिस्ट ने, वो जो इम्प्रेशन होता है वो लैब को चला जाता है। तो वहाँ पर डेंटल टेक्नीशियन जो है वो उसको, उसके ऊपर क्राउन या ब्रिज या उसके डेंचर्स वो बनाता है, वो बना के डेंटिस्ट को देता है और डेंटिस्ट फिट करता है। ये बेसिकली ये चीज़ है। अब डिपेंड करता है कि वो लैब कितनी एडवांस है, उसको कितना शौक अच्छा काम करने का। जैसे हम लोग कोशिश होती है कि वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी को जितना जल्दी हो सकता है और जितना इकोनॉमिकल वे में हो सकता है पाकिस्तान में लेकर आएँ। सही, ज़बरदस्त। तो अभी जैसे कि आपने मुझे बताया था, इससे पहले हमारी जब ऑफ कैम बात हो रही थी तो आपने मुझे बताया कि आप लोगों की लैब्स हैं, पेशावर में भी हैं, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में आपकी ऑफिसेज़ हैं। तो आप लोग किस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी आप बाहर से यहाँ पर मुंतकिल कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, किन कंट्रीज़ को आपने इन्वॉल्व किया हुआ है और किस तरह की वो टेक्नोलॉजीज़ हैं? जैसे आपकी जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, इटली है, फ्रांस है, इन कंट्रीज से, इवन यूके है, वहाँ से हम ये टेक्नोलॉजीज़ को सीखते हैं, सीख के उसको पाकिस्तान लाते हैं। अब क्योंकि डिजिटल एरा है तो इस वजह से हम सारा काम डिजिटली करते हैं। अच्छा। हमारे पास, हमने एक लैब पेशावर में लगाई है जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे लेटेस्ट लैब है, जिसमें हम 3D मेटल प्रिंटिंग कर रहे हैं। ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। सही। अब उसमें हमें किसी डेंटिस्ट को या किसी टेक्नीशियन को या किसी टेक्नोलॉजिस्ट को हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। वो मॉडल को स्कैन करता है, स्कैन करके हमें वो एक फ़ाइल बना के, STL फाइल होती है, वो हमें ईमेल कर देता है या व्हाट्सएप कर देता है। हम उसके ऊपर डिजिटली डिज़ाइन करके उसके ऊपर दांत बना के उसको भेज देते हैं। अच्छा, फिर इसमें तो आपको बहुत सारे IT रिलेटेड लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी, क्योंकि अगर डिजिटली ये सारा काम हो रहा है, वो सिचुएशन नहीं है कि आपने मशीनरी इंपोर्ट करवाई और फिर जनाब उस पर काम हो रहा है और आप लोगों को बता रहे हैं कि इसको चलाना कैसे है या किस तरह ये काम करेगी, ऐसा नहीं है। नहीं, इसमें जो IT से रिलेटेड लोग हैं उनकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब ये टेक्नोलॉजी पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड होगी। ठीक है। तकरीबन कम से कम तमाम मेजर सिटी में तो आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी। सही। तो ज़ाहिर है वहाँ पे हमें अभी ये इनिशियली कहाँ पे मौजूद है? अभी सिर्फ पेशावर में। सिर्फ पेशावर में? पेशावर में। तो पेशावर का इंतखाब ही क्यों किया आपने? किसी बड़े शहर और जिस तरह इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, इनमें क्यों नहीं? एक्चुअली एक वजह ये थी कि मेरा ननिहाल पेशावर का है, मैं बाहर से आया तो वहाँ मुझे सेटल होने में आसानी हुई। मेरा बड़ा भाई वहाँ का ग्रेजुएट था मेडिकल कॉलेज का, उसकी वजह से उसकी वहाँ से वाकफियतें थीं, तो मुझे वो शहर अच्छा लगा और वहाँ पे मैंने पढ़ाना शुरू किया खबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री से।
उसके बाद वहाँ पे एक सरदार बेगम डेंटल कॉलेज है, वहाँ पे मैंने पढ़ाया, यही टेक्नोलॉजीज उनको सिखाई। तो ऐसा ऐसा वहाँ पे दोस्तियाँ हो गई और मैं उस शहर को पसंद करने लगा। अभी ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात है ये। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी जिस तरह कि आपने बताया कि वहाँ पे अपने कॉलेजेस में लेक्चर्स दिए, पढ़ाया, टेक्नोलॉजी वहाँ पर सिखाई, और ठीक है वहाँ पे लैब भी है, लोगों को प्रैक्टिकली भी करने का मौका मिल रहा है। दूसरे शहरों में जितने भी डेंटल डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, सीनियर जूनियर्स हैं, उनको किस तरह आप लोग फिर ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं? इसमें कि जितने भी डेंटल कॉलेजेस होते हैं हम वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके उनको प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन वर्कशॉप, हैंड्स ऑन होता है कि हाथ में पकड़ के वो चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं और उसकी वो प्रैक्टिस करते हैं, इसको हम हैंड्स ऑन कहते हैं। तो हम तमाम कॉलेजेस में जाते हैं, उनको डॉक्टरों को हम हैंड्स ऑन करवाते हैं। उनके जो हाउस जॉब वाले डॉक्टर्स हैं या उनके पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं, उन सबको हम ट्रेन करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी का मुतारफ़ कराते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। फिर वो अपने डिमांड क्रिएट करते हैं और इतनी डिमांड होती है कि उनकी ज़रूरत होती है कि उसके शहर में, उनके शहर में ये लैब खुल जाए और लोग वहाँ काम करने लग जाएं, तो फिर वहाँ पे भी हम स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें राशिद साहब आप लोगों ने प्लान बनाया किस तरह है? जिस तरह अगर आप लोग डिफरेंट कॉलेजेस को इसमें अपने शामिल कर रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो क्या कोई लिस्ट बनाई है आप लोगों ने, या फिर वो कॉलेजेस जो हैं वो आपसे खुद कांटेक्ट कर रहे हैं या आप उनसे कांटेक्ट करें? काम हो कैसे रहा है? असल में बड़ा अरसे से मैं इस फील्ड में हूँ, सारे लोग ही जानते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं पेशावर से कराची के लिए आया, अब यहाँ पे मैंने सवाए एक कॉलेज में बात की कि मैं आ रहा हूँ, और एक कॉलेज की वजह से सब कॉलेजेस ने मुझे कहा कि हमारे कॉलेज में उन्होंने कांटेक्ट शेयर किया और मुझे 6 डेंटल कॉलेजेस से आए, और जो बाकी के डेंटल कॉलेजेस रह गए उन्होंने अफसोस का इज़हार किया और कह रहे हैं कि नेक्स्ट ट्रिप बनाओ, तो आओ और हमारे यहाँ भी। तो उनके भी प्रॉमिस किया मैंने, तो हम इंशाल्लाह दोबारा आएंगे यहाँ पे और दोबारा इनको इंट्रोड्यूस कराएंगे टेक्नोलॉजी। और उसके साथ साथ हम वहाँ पे सेटअप करते आ रहे हैं कि इस वक्त करंटली लैब हमारी सिर्फ पेशावर में, लेकिन यहाँ से लोग केसेस कैसे भेजेंगे उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसके अंदर एक स्कैनर यूज़ होता है, जैसे स्कैन किया जाता है मॉडल, तो बहुत सारी लैब्स में वो स्कैनर होता है, बहुत से कॉलेज में स्कैनर है, लेकिन अब हम ये करेंगे कि जिन जगहों पे, जिन एरियाज़ में स्कैनर नहीं है, उन एरियाज़ में हम स्कैनर प्रोवाइड करेंगे ताकि वो मॉडल स्कैन करें, फैसिलिटेट हों और हमसे वो इस्तेफादा हासिल करें। एंड देन जैसी ये टेक्नोलॉजी मुतारफ़ होगी, हम तमाम बड़े शहरों में चले जाएंगे, हम चले जाएंगे या और लोग भी आ जाएंगे इस टेक्नोलॉजी। अच्छा राशिद साहब, आपकी टीम में कितने मेंबर्स शामिल हैं? क्योंकि आप अकेले तो इतना बड़ा काम या इतनी जिम्मेदारी ज़ाहिर है इंसान नहीं उस तरीके से निभा सकता। आप सुपरवाइज भले करते होंगे, लेकिन वहाँ से बाहर सीखना, बाहर के ममालिक में जितनी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, फिर वहाँ से यहाँ आना, आके बताना जगह जगह, ये आसान नहीं है। तो कितने टीम मेंबर्स हैं, क्या क्राइटेरिया है, किस तरह अपने साथ लोगों को ले रहे हैं, आप किस तरह काम कर रहे हैं? मेरे पास इस वक्त अराउंड 50 के करीब लोग हैं, ठीक है, जो ये सारा टेक्निकल काम मेरा संभालते हैं। डिफरेंट उनको, ये वो लोग हैं जिनको जिनके माँ बाप तंग थे कि हमारे बच्चे शरारतें करते हैं, वो उनको पकड़ के हमारे पास लाते हैं कि इनको कुछ सिखा दो, तो मैं उनको अपने पास रखता हूँ, उनको खाना पीना भी देता हूँ, रखता भी हूँ, उनको सिखाता भी हूँ। 20 लड़के लाता हूँ, 4 रह जाते हैं, बाकी के 16 भाग जाते हैं। फिर पकड़ के लाता हूँ 20 लड़के, वो उनको सिखाता हूँ। इस तरह करते करते अब मेरे 50 मैच्योर लड़कों की टीम बन चुकी है। और बहुत सारे कैसे, मतलब देखिए, हम ये देखते हैं कि आमतौर पर कभी कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बच्चों को स्कूल्स नहीं भेज रहे होते, कोई टेलर का काम सिखाता है, कोई वर्कशॉप में लगवा देता है। तो आप जिन बच्चों को पकड़ते हैं वो कौन से बच्चे हैं, किस तरह के बच्चे हैं जो आते भी हैं और कुछ भाग भी जाते हैं? नहीं, एक्चुअली लिंक क्योंकि बन चुका है, इतने सालों से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, 1992 से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो लोगों को पता चल गया कि इस जगह ऐसी है कि जहाँ पे लोग आते हैं, सीख सकते हैं, उनका फ्यूचर बन जाता है। फॉर एग्जांपल मेरा सबसे पहला स्टूडेंट जो था वो डंडाओ, एक गांव है मर्दान के पास, वहाँ से आया था। आज उस गांव में ये हालत है कि जो लड़का भी किसी भी डेंटल लैब में अटैच हो जाता है एज ए ट्रेनी, उसकी मंगनी हो जाती है। अच्छा, मंगनी हो जाती है, मतलब उसका फ्यूचर सिक्योर हो गया, फ्यूचर सिक्योर हो गया। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा नेक काम आप कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा राशिद साहब कि अभी जैसा कि आपने बताया कि 50 ट्रेंड लड़कों की टीम आपके साथ मौजूद है, तो ये जो बाहर के जो ट्रैवलिंग होती है वो आप ही करते हैं या लड़के भी साथ करते हैं? किस तरह ये सारा कुछ हो रहा है, वहाँ से सीख के आना और यहाँ आके बताना? ये इस तरह डिपेंड कर रहा होता है कि क्या टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जांपल अगर आईटी से रिलेटेड चीज़ें हैं तो मैं जो आईटी का एक्सपर्ट होगा उसको भेजूंगा। इसके अलावा कुछ डॉक्टर भी काम करते हैं तो उनको हम भेज देते हैं बाहर के, कोई क्लिनिकल साइड की एक्सपर्टीज़ है
और बहुत सी जगह जहाँ बिजनेस डील करनी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है, वहाँ मैं खुद चला जाता हूँ। तो आपकी कंपनी भी है जिसको आपने रजिस्टर कराया? जी बिल्कुल, कंपनी है मेरी, कुछ 4-5 कंपनियाँ हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए, डिफरेंट कंपनियाँ हैं। जैसे हम ट्रेडिंग करते हैं तो इसको हमारे पास इम्पोर्ट करते हैं ये मटेरियल्स को, तो वो मटेरियल हम अपने डेंटल सर्जन्स को देते हैं, तो उसकी कंपनी का नाम है बिलाल एंटरप्राइजेस। हम जो ये दांत बनाते हैं इसका नाम है चुगताई डेंटल स्टूडियोज। सही। और इसी तरह से चुगताई हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड है, उसके अंदर हम ये जो जितने भी ब्यूटी पार्लर्स हैं इनकी ट्रेनिंग करवाते हैं और उनको प्रोडक्ट देते हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है जो आप लोग सीख रहे हैं, और पाकिस्तान इस वक्त किस लेवल पर है टेक्नोलॉजी के एतबार से? देखें, इस वक्त वी आर प्राउड दैट के जो कुछ बाहर आप देखते हैं सेम चीज़ पाकिस्तान में आ चुकी है और आ जाती है। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पहले का ज़माना था हम तकरीबन 10 साल पीछे हुआ करते थे, अभी हम 1-2 साल ही पीछे होते हैं पूरी वर्ल्ड के से। तो अब हम जो चीज़ बाहर आती है उसको हम अच्छी तरह समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ जरकोनियम के दांत बनने शुरू हुए आज से समझो को 15 साल पहले, और ऐसा ऐसा करते हो तकरीबन पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा लेबॉर्ट्री हैं जिनके पास वो कैट कैम है, यानी वो पूरा कंप्यूटर से डिज़ाइन करते हैं, कंप्यूटर से ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसलिए कैट कैम मतलब ये वो उसमें जो कुछ बाहर बन रहा था पाकिस्तान में बनना शुरू हो गया। वो उसी में भी डिजिटल डेंटिस्ट्री आ गई। अब पहले डेंटिस्ट सिलिकॉन या एल्जिनेट से इम्प्रेशन लेता था, उसको फिर मॉडल में कन्वर्ट करता था और फिर लैब को जाता था। अब ऐसा ऐसा इंट्राओरल स्कैनर आ गए हैं, स्कैनर के साथ जस्ट स्कैन इट, सेंड टू द लैब एंड लैब विल मैन्युफैक्चर दी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह के दांत चाहिए वो बनाएगी डेंटिस्ट। अच्छा, वरना पहले तो ये तो था ना कि दांत आपका मैच नहीं हो रहा, दांत आपका थोड़ा सा बाकी दांतों से कुछ मुख्तलिफ है, बस वो लग गया है तो यूज टू इंसान हो जाएगा, उसको ज़ाहिर है फिर आपके माउथ में एक चीज़ है तो कुछ दिनों में आप यूज टू हो जाते हैं। तो अब इसमें एडवांसमेंट ये आ गई है कि आप 3D के ज़रिए बनाएंगे, उसको स्कैन कराएंगे और वो दांत जैसा आप चाहते हैं आपको चाहिए वैसा बन के वो आ जाएगा। एक्चुअली बहुत सारी डेवलपमेंट आ गई, एक तो मटेरियल अच्छे आने शुरू हो गए, दूसरा स्किल बड़ी इन्हेंस हो गई हमारे टेक्नीशियंस की। अच्छा, तो उसकी बेस के ऊपर अब जो कलर मैचिंग को बहुत बड़ा इशू नहीं रहा, अब इशू नहीं रहा, अब बिल्कुल मैच हो जाता है। सही। तो इसमें कुछ ऐसा मुझे बताया ना कि जो पाकिस्तान में अब रिसेंट जो कि आया है और जो पहले नहीं था और बड़ा एडवांस है, वो क्या है? इस वक्त हम 3D मेटल प्रिंटिंग, ये सबसे एडवांस है। अच्छा, 3D मेटल प्रिंटिंग। 3D मेटल प्रिंटिंग ये कभी पहले नहीं होती थी। लोग क्या करते थे, उसको एक वैक्स में फ्रेम बनाते थे, उसकी कास्टिंग करते थे, फिर उसको काट पीट के छील के जिसको ग्राइंडिंग कहते हैं, ग्राइंडिंग करने के बाद एक मेटल का एक पीस बनता था। सही। उसमें पूरी लैब भी गंदी होती थी और मेटल भी इनहेल करता था टेक्नीशियन जो है अच्छा खासा, और वो ब्रिलियम होता था उस मेटल के, निकल क्रोम का यूज़ होता है पाकिस्तान में, उसमें ब्रिलियम होता है। ब्रिलियम जो है वो कैंसर कॉज करता है। अच्छा। तो अब उसकी जगह पे क्रोमियम कोबाल्ट आ गया और वो प्रिंट होता है, वो पाउडर फॉर्म में होता है, एक मशीन होती है उसमें लेज़र से उसको हम प्रिंट करते हैं लेयर बाय लेयर, एंड वो एक्यूरेसी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, एंड प्लस ये कि जल्दी काम हो जाता है। यानी ये काम जो समझो 4-5 दिन में होता था, उधर हम 4-5 घंटों में बना लेते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। ये तो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है फिर कि जनाब 3D मेटल प्रिंटिंग के थ्रू अब दांत बन रहे हैं और जल्दी जल्दी, मतलब वो जो होता था ना कि डेंटिस्ट को बोल दिया कि जी मैं वो साइज़ दे गया हूँ, अब मैं आऊँगा 1 हफ्ते के बाद तो मेरा दांत लगवा देना, तो उतनी देर तक हम रुमाल मुँह पर रख के अपना मुँह छुपाए फिरते थे कि पता नहीं कि दांत नज़र ना आ जाए। तो वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है। अब हम 3-4 घंटों में एक ज़बरदस्त सा दांत बिल्कुल हमारे इनके कलर से मैचिंग साइज के मुताबिक 3D मेटल प्रिंटिंग से बना हुआ लगा रहे हैं। अच्छा, अब ये जो हम देखते हैं कि रिटेनर और ये जो ब्रेसेस, अब ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस, इसमें हम कितने एडवांस हैं? इसमें भी हम बहुत एडवांस हो चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक ज़माना था, अभी भी है, बहुत सारी कंपनियां जो अमेरिका में ऑपरेट कर रही थी, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो पाकिस्तान में हो रही थी। ये जो जिसको हम अलाइनर कहते हैं, जो अलाइनर्स कहते हैं, ये पाकिस्तान में हो रही थी, और अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अभी भी कर रहे हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग। तो इट मीन्स कि पाकिस्तान उनसे पीछे नहीं है, उनको बना के दे रहा है। और अभी हमारे यहाँ खुद से भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी हैं। लोग अब उसको भी प्रिंटिंग कर रहे हैं, उसके अपने मटेरियल जो उसके प्रिंटर अलग से होते हैं वो उनकी प्रिंटिंग। तो राशिद साहब, कब वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आएगी कि जब डेंटिस्ट्री का सामान और डेंटिस्ट सर्जन जो हैं वो फीस कम लेंगे और काम सस्ता हो जाएगा? आपने डेंटिस्टों की दुखती रग पे हाथ रख दिया, लेकिन ऐसा पता नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ कि
कब होगा ये, लेकिन क्योंकि इतना जो एलोपैथिक डॉक्टर है, फिजिशियन है, वो फीस नहीं लेता जितनी डेंटिस्ट फीस लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये तो है, इसमें कोई शक नहीं है, और आप लोग देते हैं इसलिए लेते हैं। लेकिन अब जब 3D मेटल प्रिंटिंग आ गई है, इतना सामान, इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी मशीनरी, सब कुछ समझ आ रहा है, तो फिर तो सस्ता भी हो जाना चाहिए। होना चाहिए। मे बी गवर्नमेंट सेक्टर में, जब गवर्नमेंट में हम स्टार्ट करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में ये चीज़ आ सकती है, गवर्नमेंट इसको अफोर्ड करे और फैसिलिटेट करे पेशेंट को, तो ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अब मैं नाजरीन को ये बता दूं जो हमारा पॉडकास्ट इस वक्त देख रहे हैं कि जनाब वो लड़के लड़कियां जो अपने घर वालों को तंग कर रहे हैं और काम उनके पास कोई नहीं है, मसरूफियत चाहते हैं, तो राशिद जुगताई साहब से रब्ता करें, वो इनको डेंटिस्ट बना देंगे। डेंटिस्ट ही होते हैं, टेक्नोलॉजी भी जानते हैं। और सेकेंडली जिनकी मंगनियाँ नहीं हुई, वो फिर वो मर्दान का वो गाँव जिससे बता रहे हैं राशिद साहब के जितने लड़के लड़कियां आते हैं उनको इनसे मिलने के बाद उनकी मंगनियाँ हो जाती हैं। जो रिश्ते के मुंतज़िर हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं कि शायद ये काम जान के कि भी लड़का डेंटिस्ट है या लड़की डेंटिस्ट है, ऐसे रिश्ते हो रहे हैं आजकल, क्योंकि पता है कमाई बहुत है इसमें। खैर एनी हाउ, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। राशिद साहब, ये जो एनाप्लास्टोलॉजिस्ट है, इसके बारे में बताएगा, ये क्या फील्ड है? ये जो टर्म है एनाप्लास्टोलॉजिस्ट, दैट मीन्स कि प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड कुछ है जी। और मैं ये भी बता दूं इससे पहले कि आप डिटेल बताएं कि आपको याद होगा एक मूवी आई थी सेविंग फेस, और उसको ऑस्कर अवार्ड मिला था, और वो अवार्ड जो कि मिला था उसमें इनकी काफ़ी एफर्ट्स थी राशिद साहब की, क्योंकि उसमें राशिद साहब आपने एक फेस बनाया था जो कि सिलिकॉन से बनाया था, और वो लोग जिनके साथ हादसाती तौर पर कुछ ऐसा हो जाता है जो कि सानहे से कम नहीं होता, जल जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बॉडी पार्ट उनका ख़त्म हो जाता है, कट जाता है, तो उसको आप आर्टिफिशियली बनाते हैं। जी बिल्कुल, यही काम है एनाप्लास्टोलॉजिस्ट का। ऐसे ही। चलिए मैं ठीक पहुंची हूँ इसका मतलब। अब मुझे ये बताएं कि इस फील्ड में आप क्या कर रहे हैं? इसमें इस तरह से होता है कि पेशेंट जाता है प्लास्टिक सर्जन के पास, और जिसका किसी वजह से, कैंसर की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, या कंजेंटली मिसिंग, या किसी मशीन में हाथ दे दिया, हाथ कट गया, उंगलियां कट गई, और एक और अलमिया यहाँ पे ये होता है कि एसिड अटैक होता है ख़ासतौर पे लड़कियों पे, वो सारे पेशेंट, जले हुए पेशेंट, या मिर्गी का दौरा पड़ा वो जल गया, तो वो लोग, या कहीं और आग लग गई, बेचारा को जल गया, तो वो पेशेंट हमारे पास प्लास्टिक सर्जन के पास जाते हैं, प्लास्टिक सर्जन अपना काम करते हैं, उसके बाद वो पेशेंट को मुझे रेफ़र कर देते हैं, और मैं उनके ये सारे पार्ट्स सिलिकॉन से बनाता हूँ। और मुझे बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि विदिन 8 आवर्स मैक्सिमम हम उसका जो भी पार्ट है बॉडी का बना के उसको फिक्स कर देते हैं, बिल्कुल स्किन कलर फिजिकली बना के उसको और फिक्स भी कर देते हैं, और बिल्कुल नेचुरल लुकिंग होता है, उसमें आप कलर को पहचान नहीं सकते। किसी ने अगर आपको नहीं देखा हो पहले तो वो ये नहीं पहचान पाएगा कि ये आर्टिफिशियल है, ये ओरिजिनल। लेकिन अच्छा राशिद साहब, इसमें मैंने जो अक्सर लोगों से सुना है कि सिलिकॉन, अक्सर लोग अब तो फिलर्स भी डलवा रहे हैं अपने होंठों में, अपने चेहरे पे, जहाँ कहीं चाहते हैं, तो ये कैंसर कॉजिंग, इसके साइड इफेक्ट्स भी मैंने सुने हैं, तो इज इट ट्रू? हो सकता हो, हम उस फील्ड से में इतने नहीं हैं, वो हमारी फील्ड नहीं बेसिकली। यानी सिलिकॉन का इस्तेमाल तो आप लोग कर रहे हैं ना, लेकिन अगर ये बॉडी में इसको अब डाल देते हैं तो आप नहीं जानते कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। अलबत्ता बॉडी पार्ट्स अगर फिजिकली सामने से एक्सटर्नली बना के लगाए जाएं तो कोई इशू नहीं। हम उसका एक्सटर्नली लगाते हैं, और एक खास किस्म की स्किन एडेसिव आती है जो इसी पर्पस के लिए हम उसके साथ चिपका देते हैं, वो कुछ फॉर लाइफ टाइम, नॉट फॉर लाइफ टाइम, क्योंकि उसका उतरना ज़रूरी होता है, इसलिए कि ताकि कुछ स्किन साफ़ हो सके। कुछ सिलिकॉन है उसमें डस्ट भी आ जाती है उस जॉइंट में, उसको निकालते हैं और साफ़ करते हैं, साफ़ करके वापस लगाते हैं, तो वो स्किन भी हेल्दी रहती है और हमारा जो पार्ट है वो भी ठीक रहता है, उसमें भी किसी किस्म के कोई स्टेन नहीं आते, कोई उसकी वजह से ब्लैक लाइन नहीं आती उसके अंदर। तो ये तो वैसे आप बड़ा एक कार खैर भी है कि जिस तरह वो लोग जो किसी भी तरह इस तरह के हादसे के बाद एहसास महरूमी का शिकार है, तो आप उनकी इस महरूमी को दूर कर रहे हैं कि वो लोगों में बैठे हुए बिल्कुल नॉर्मल नज़र आएँ, तो बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें ये मुझे बताएगा कि आप लोग वेलफेयर भी इसमें काम कर रहे हैं कि फलाही तौर पर? इसमें इस वक्त तक तो हम अपनी तरफ से जितना हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ज़ाती तौर पे मोर देन 20 ईयर्स हो गए इस काम को करते हुए, मैंने आज तक किसी पेशेंट को सिर्फ पैसे की वजह से वापस नहीं किया कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है या अफोर्ड नहीं कर सकता, आज तक पूरी लाइफ में। और आइंदा भी इरादा यही है, जब तक अल्लाह ताला मुझे तौफीक देगा इंशाल्लाह मैं ये काम करता रहूँगा। एक डोनर्स बड़े कम हैं, अभी पूरी लाइफ में 20 सालों में सिर्फ 2 डोनर मिले जिन्होंने उन पेशेंट को स्पॉन्सर किया। हालांकि पाकिस्तानी कौम तो बहुत देने वाली कौम है और खैरात सदका ये बड़ा खुल के करते हैं। बिल्कुल है, तो फिर भी सिर्फ 2 डोनर्स? शायद लोगों को पता नहीं इस फील्ड का, या लोग शर्माते हैं, जाते नहीं, किसी से पूछते नहीं हैं,
लेकिन लाइफ में मुझे 20 सालों में दो ऐसे अफराद आए जिन्होंने पेशेंट को कहा कि हम आपकी पेमेंट करेंगे। तो अगर ये चीज़ को प्रमोट किया जाए, जिनको ज़रूरत है इन चीज़ों के, बहुत सारे लोग हैं, मिलियंस लोग हैं हमारे यहाँ जिनको इनकी ज़रूरत है। हमारे फौजी भाई भी हैं, उनको भी ज़रूरत है। सियाचिन में जाते हैं, उनको फ्रॉस्ट बाइट होती है, तो वो उंगलियां उनकी गल जाती हैं। लेकिन शुक्र है मैंने इसका जो अदारा AFIRM उनको भी मैंने ट्रेन किया इस स्पेशल कामों के लिए। राशिद साहब, तो ये काम जो सिलिकॉन रिलेटेड काम है किस तरह होता है? मतलब पहले तो इनिशियली अगर कोई वुंड है या फिर अगर आपकी उंगली गल गई है या फिर कट गई है, तो उसमें पहले तो आपका इनिशियली वो ज़ख़म ठीक होगा। ज़ख़म ठीक होने के बाद कितना टाइम चाहिए होता है कि आप इस इलाज की तरफ आएँ? यूजली 2 से 3 महीने में स्किन जो है उसकी हील हो जाती है। 2-3 महीने बाद हम उसको पेशेंट से बुलाने से पहले उसकी पिक्चर मंगवा लेते हैं। उसको कहते हैं अपने प्लास्टिक सर्जन को चेक कराओ, कोई वुंड तो नहीं है। तो वुंड नहीं होने के बाद फिर हम उसको इम्प्रेशन लेते हैं। उनका इम्प्रेशन लेके हम पेशेंट को अपने पास ही बैठाते हैं। हमें थोड़ी देर बाद पेशेंट की ज़रूरत होती है। हम अगर फॉर एग्जांपल किसी का पूरा नाक नहीं है, कटा हुआ नाक है, तो हमें अंदाज़ा नहीं होगा इसका नाक है, तो हम उसकी प्रीवियस पिक्चर मंगाते हैं। अगर किसी पेशेंट के पास पिक्चर भी नहीं है तो हम उसके फैमिली में से किसी के भाई है, बहन है, उसकी वो पिक्चर मंगवाते हैं ताकि उससे वो नाक कॉपी कर सकें। तो हम उसको देखते हुए उसकी कॉपी करते हैं, लगाते हैं, उसको डिफरेंट एंगल से पिक्चर खींचते हैं, उसको दिखाते हैं। पेशेंट जब सेटिस्फाइड हो जाता है हम उसको फिर सिलिकॉन। क्या ये इलाज कॉस्टली है? नहीं, जितना यहाँ पे नॉर्मल पेशेंट पे करता है उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। हम बहुत सस्ता करते हैं। बहुत सस्ता करते हैं। अच्छा, इस हवाले से आप लोगों के क्लिनिक्स हैं? इस वाले से अभी हमारा सिर्फ एक ही सेंटर है, वो इस्लामाबाद में है। अच्छा। हम इस्लामाबाद सेंटर में बुलाते हैं पेशेंट को और वहाँ पे हमारी सारी एक्सपर्टीज़ हैं, मेरी टीम है, मटेरियल्स हैं। अच्छा, यहाँ पर आपकी कितने मेंबर्स की टीम है? यहाँ पे मेरे पास 5 मेंबर की टीम है। तो ये आपने कहाँ से इनको ट्रेनिंग दी है? मैंने खुद ट्रेन किया। अच्छा, खुद ट्रेन किया है जी। ये मैं अभी आपकी तरफ भी आती हूँ कि आपने इतना कुछ कहाँ से सीखा है? बस शौक था, मैंने दुनिया घूमी इस काम के लिए, एक्सीडेंटली आया था इस काम में। एक दिन एक पेशेंट आ गया, भावलपुर का था, दुश्मन ने उसका कान काट दिया। वो क्वेटा गया, किसी ने कहा वहाँ से जाओ। उन क्वेटा के जो वहाँ पे एक डेंटल सर्जन थे उन्होंने मुझे भेजा और अब मेरे लिए चैलेंज था कि मैंने उसको बनाना है। मैं जैसा तैसा भी था, मैं क्योंकि टेक्निकल माइंड इंस्पायरिंग स्टोरी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे सुन के कि आपने मतलब शौक ही था। फिर जाहिर है जब इंसान किसी के लिए दर्द रखता है, स्पेशली इंसानियत को लेके, तो फिर वेलफेयर के तौर पे भी करता है और अपने तौर पे कोशिश भी करता है कि जितना उससे हो सके वो करे। बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपने बताया कॉस्टली भी नहीं है और ये बहुत जल्दी इलाज हो भी जाता है और आप कर भी रहे हैं। पाकिस्तान इस फील्ड में कितना एडवांस है? इस फील्ड में बहुत एडवांस है, जैसे दुनिया में हो रहा है वैसे ही हम कर रहे हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं यहाँ पे। अलबत्ता यह कि लोग थोड़े हैं करने वाले थोड़े। तो उनकी तादाद को बढ़ाने के लिए क्यों कुछ नहीं हो रहा? उनकी तादाद को बढ़ाने के लिए ऑफ एंड ऑन हम कोई ना कोई कोर्स कंडक्ट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। जैसे AFID में जो प्रोस्टेटिक के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट आते हैं, मैं काफ़ी अरसे से उनको ट्रेन कर रहा हूँ। वो मुझसे ट्रेनिंग लेते हैं, अपने शौक से आते हैं। शायद उनके कैरिकुलम में नहीं होगा लेकिन आते हैं, शौक से आते हैं। बहुत सारे एस्थेटिक सर्जन्स भी बन गए हैं, तो क्या वो नहीं आपके पास आते? क्योंकि उनका भी काम कुछ इससे रिलेटेड ही है कि चेहरा ऐसे कर लें। ये असल में ना मिक्सचर है। ये डेंटल टेक्नोलॉजी और एनाप्लास्टोलॉजी जो है ना, ये थोड़ा दोनों चीज़ों का मिक्सचर है। तो इस तरफ अभी सबसे ज़्यादा शौक रखते हैं प्लास्टिक सर्जन्स। अच्छा। वो मुझे केस बड़े शौक से भेजते हैं और मैं उनका काम बड़े शौक से करता हूँ। चलिए जी, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि आपने बोला कि ठीक है हम एडवांस हैं, तादाद बढ़ाने के लिए कोर्सेज जो आप लोग करवा रहे हैं वो कितने कॉस्टली हैं या फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं करते, लेकिन नॉमिनल सी फ़ी लेते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं इधर आया हूँ तो आज ही मेरी बकाई यहाँ पे डेंटल कॉलेज है, उनके प्रिंसिपल से बात हो रही थी, तो कह रहे थे हमारे यहाँ जो कोर्स करवाओ। तो मैंने कहा ठीक है, हम आपको 4-5 दिनों का हम कोर्स करवाएंगे जिसमें सारी स्पेशलिटीज़ जो हैं वो होंगी। उन्होंने कहा जब पूरे कराची के जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट सब उसमें आएंगे और उनके ग्रुप बनाएंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे। हमारा ये जो कोर्स होगा, इनिशियल कोर्स, मोस्ट प्रॉब्ली 3-4 मंथ्स के अंदर हम इसको डिज़ाइन कर पाएंगे और 4 या 5 दिन का ये कोर्स होगा। सही। अच्छा, अभी जैसे कि आपने मुझे बताया राशिद साहब के डोनर्स बहुत कम है। व्हाई डोंट यू क्रिएट अ ट्रस्ट कि जिससे कि आप थोड़ी सी अगर उसकी कैंपेनिंग इन्हीं कॉलेजेस से ही शुरू करेंगे तो शायद लोग आपको इस तरीके से फंड्स भी दें और आप उन लोगों का इलाज करवा सकें कि जिनका जो बेचारे मजबूर भी हैं, अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और अगर उनका किसी भी हादसे में
चेहरा ख़राब हो गया है या बाजू हाथ टांग कुछ चला गया, उंगली चली गई है, तो आप ये काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन डे टू डे मसरूफियत इतनी होती है, पेशेंट लोड इतना होता है कि इस तरफ इतना टाइम नहीं मिल पाता। क्या मैंने सुना तो है यहाँ पे लोग अच्छे डोनर हैं पाकिस्तान में, लेकिन शायद मैं नहीं पहुँच पाया उन तक। शायद आपके इस ब्रॉडकास्ट के उससे रेफरेंस से पहुँच इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से चलें जी। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ऐसा हो, और आप ज़ाहिर है कार्य खैर कर रहे हैं तो उसमें अल्लाह मदद करने वाला है, चीज़ें आगे बेहतरी की तरफ और जाएंगी। अब आ जाते हैं जनाब तीसरी जो आपकी फील्ड है, वो है जनाब प्रोस्थोडोंटिक्स। मैंने नाम अब बिल्कुल ठीक लिया है क्योंकि मैंने लिख लिया है, ये टर्म्स थोड़ी सी की ना डॉक्टरों की लिखाई और एक टर्म ये थोड़ी मुश्किल होती है, तो टेक्नोलॉजिस्ट की भी आसान नहीं है। ये क्या चीज़ है? असल में ये जो फील्ड है ये प्रोस्थेटिक डेंटिस्ट्री कहलाती है। प्रोस्थेटिक डेंटिस्ट्री में वही काम जो पहले है कि डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट का काम जो है वो जो हम सिर्फ प्रिंटेड ही नहीं बनाते हैं, हम इसके अलावा भी बहुत सारे दांत बनाते हैं, या बहुत टाइप के डेंचर बनाते हैं, डेंचर भी बनाते हैं और डिफरेंट टाइप के क्राउन एंड ब्रिज भी बनाते हैं। वो उसमें हम कैड-कैम टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम ग्लास फाइबर को भी यूज़ करते हैं, उसके अंदर हमारे पास एक प्रेस सिरामिक होती है उसको भी यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के हम फ्लेक्सिबल डेंचर भी जिन पेशेंट को पेन होती है, जिनको बहुत सेंसिटिव गम्स होते हैं, उनमें हम फ्लेक्सिबल डेंचर देते हैं। ये एक और टेक्नोलॉजी है और उसको हमने काफ़ी स्प्रेड किया पाकिस्तान में। हम ये सारी टेक्नोलॉजी सबसे पहले थैंक्स गॉड मैं लेकर आया और फिर आगे स्प्रेड हुई है। ज़बरदस्त। तो ये कितना एक्सपेंसिव है? है एक्सपेंसिव तो है। अच्छा, ये एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, जो फ्लेक्सिबल ये आप बता रहे हैं कि डेंचर है, इसमें जो मटेरियल यूज़ हो रहा है ये इम्पोर्ट ही कराना पड़ रहा है? ये सारा मटेरियल सारे इम्पोर्ट होता है। इसमें हम क्यों नहीं खुद कफील हो पा रहे? मटेरियल हम क्यों नहीं बनाते? हमारे पास कौन सी टैलेंट की कमी है, स्किल्स की कमी? नहीं, इसमें कोई शक नहीं, स्किल की कमी नहीं है और बनाने चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटीज़ को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि ये मटेरियल क्यों नहीं दी जा रही? आप विज़िट करते हैं, आपको आइडिया होगा। हम विज़िट तो करते हैं, उस पर ट्रेनिंग के ऊपर हमारी तवज्जो होती है कि हम उनको ट्रेन कर दें उस टाइम के अंदर, जो जितना शॉर्ट टाइम हमें मिलता है हम उसके अंदर ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो है इसमें PCSIR लेबॉर्ट्री है, उनको चाहिए इसको आगे लेकर आएँ। इसी तरह से और रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान में। कुछ चीज़ों में पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी रिसर्च की, जैसे एग्रीकल्चर में बड़ी अच्छी रिसर्च की है। इस तरह अगर मटेरियल के अंदर रिसर्च करें और डेवलप करें कर सकते हैं। मुझे इतनी हैरत होती है राशिद साहब कि हम लोग तो जड़ी बूटियां भी इंडिया से इंपोर्ट कराते हैं। जड़ी बूटियां भी हम इंडिया से इंपोर्ट वैसे हम एक्सपोर्ट भी करते हैं जड़ी बूटियां। वो बस वो कम तादाद होगी, इंपोर्ट ज़्यादा करवाते हैं। तभी तो मेडिसिन की भी शॉर्टेज हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो नहीं फिर मिल पाती हैं। नहीं हाउ खैर, ये मटीरियल बनना चाहिए, क्यों नहीं बन रहा, इस पर तवज्जो अगर हम थोड़ा सा तरजीही बुनियादों पर देखेंगे तो शायद इस पर भी काम हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएगा कि आपको इस सारे काम में क्या कोई गवर्नमेंट से किसी किस्म की कोई हेल्प, किसी किस्म की कोई दरकार होती है, या फिर ये आप सब अपने तय करते हैं और आप ही इंपोर्ट भी करा रहे हैं, आप ही जा रहे हैं, आप ही ला रहे हैं और आप ही बता रहे हैं? अभी तक तो ऐसे ही हो रहा है पाकिस्तान में। जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये सारी चीज़ें ग्रो क्यों कर रही हैं? क्योंकि लोग खुद से मेहनत करते हैं, बाहर जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और लेके आते हैं पाकिस्तान में, उसको अप्लाई करते हैं। ये शुक्र है कि बाहर से जाकर ट्रेनिंग लेके पाकिस्तान आ जाते हैं और लोग यहाँ पे बिजनेस करते हैं, वहीं रह नहीं जाते, वहाँ रह नहीं जाते। तो हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में ये काम करते हैं, नई नई चीज़ें लाते हैं। और गवर्नमेंट का जहाँ तक तल्लक है, गवर्नमेंट में हम इतना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये अगर स्टूडेंट्स के करिकुलम में डाल दें ताकि वो बाउंड हो, जब वो एग्ज़ाम दे तो इन चीज़ों का भी एग्ज़ाम दे, तो फिर उन कॉलेजेस में ये चीज़ें आ जाएंगी। जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो उन कॉलेजेस में आ जाएंगी और फिर स्टूडेंट्स यानी कि जो इस वक्त आप लेक्चर्स दे रहे हैं, अगर ये आप उनके सिलेबस में शामिल करवा देंगे तो आपको उस तरीके से नहीं जाना पड़ेगा। जब क्वेश्चंस के आंसर्स साथ मौजूद होंगे सिलेबस में तो जाहिर है वो उस चीज़ को अपने थीसिस में या फिर उस तरीके से वो यूनिवर्सिटीज़ में ही कवर कर लेंगे, ऐसा ही? जी बिल्कुल, उनके टीचर सीखेंगे फिर वो अपने स्टूडेंट को सिखाएंगे। तो इस तरह से कुछ है प्लान आपके ज़हन में कि आपने टीचर्स को किस तरह ट्रेन करना है? मैं करता रहता हूँ वैसे। नहीं मतलब वसी लेवल पे मैं कह रही हूँ। वसी लेवल पे ये हो सकता है, मैंने कुछ कंट्रीज में रहते हुए सेमिनार्स, वेबिनार्स, कैंपेन्स। नहीं, मैंने कैरिकुलम तक जो BDS होता है, जो हमारा डेंटल सर्जन होता है, उसके कुछ कंट्रीज के सिलेबस मैंने बनाए हैं। ज़बरदस्त। उसमें मैंने अपने हिसाब से कि किस तरह से इस चीज़ को किया जा सकता है हम करते हैं। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है डेंटल मटेरियल, वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर में आते हैं तो वो पढ़ते हैं उसका एग्ज़ाम भी पास करते हैं। प्रैक्टिकली वो उसको यूज़ करते हैं जब वो हाउस जॉब में पहुंच जाते हैं।
सही। अब ज़रा थोड़ा सा मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ राशिद साहब, मुझे बताएगा कि आपका जो करियर का आगाज़ था, सबसे पहले तो ये आपने सोचा था कि आप डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट बनेंगे या एनाप्लास्टोलॉजिस्ट बनेंगे या फिर प्रोस्थोडोंटिक्स बनेंगे, सोचा था? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। कैसे स्टूडेंट थे आप? मैं एक्चुअली जब इंटर में था तो मुझे 3 महीने की छुट्टियां थी। मेरे वालिद डॉक्टर थे, अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी। तो उन्होंने कहा तुमने 3 महीने की छुट्टियों में तुमने ऐसे अपना टाइम ज़ाया करना है तो तुम एक कराची के अंदर, मैं सरगोदा में रहता था, और तुम कराची जाओ और जाके इस फील्ड से कुछ ना कुछ हासिल करो, 3 महीने जो वहाँ लगाओ। ये मैट्रिक के बाद? ये इंटर के बाद। इंटर के बाद तो मैं कराची आया। पहले तो मैंने लड़ाई पढ़ने वाले बच्चे थे पहले, ये बताएं आप? नहीं, मैं बिल्कुल पढ़ने वाला अच्छा, पढ़ने वाले नहीं थे, फिर अपने जैसे बच्चों को यहाँ पे इकट्ठा करके तो कराची आया। यहाँ पे PIB कॉलोनी में एक क्लिनिक था, उनके पास एक ख़ास टेक्नोलॉजी थी जिससे वो गम्स का ट्रीटमेंट किया करते थे। अच्छा। वो मैंने कुछ दिन काम किया, मुझे अच्छा लगा। तो मैंने अपने अब्बू को कहा कि अब्बू बस मुझे 1 महीने बाद कि मुझे ये फील्ड अच्छी लगती है, मैंने वापस नहीं आना। तो बस वो दिन था, उसको अब्बू ने इजाज़त दे दी। फिर शौक़ था, मैंने काम किया। मैंने सबसे अच्छी डेंटिस्ट्री डॉक्टर आरिफ अलवी के वालिद साहब थे, डॉक्टर एलाई अलवी, उनसे सीखा। फिर उनके मतलब डिग्री इसके लिए ज़रूरी नहीं? पहले मैंने डिग्री कुछ नहीं ली थी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जब शौक हुआ फिर मैं इसी के ऊपर मुझे जॉब मिल गई सऊदी अरब में। अच्छा, सऊदी अरब में, सही। सऊदी अरब में जॉब मिली कि वही प्लान था। अब्बू ने मुझे कहा वापस आओ, मैंने कहा मैं मुझे एक इजाज़त दे दें, एक दफ़ा चांस दे दें, मैं सऊदी अरब जाऊँगा, पैसे कमाऊँगा और पढ़ के आऊँगा। और मैंने वहाँ पैसे कमाए। फिर मैंने कैंट इंग्लैंड के अंदर उसको एडमिशन लिया और वहाँ मैंने इसकी स्टडी की। बेसिक डिप्लोमा मैंने कैंट इंग्लैंड से किया। फिर इसकी स्पेशलाइजेशन के लिए मैं जर्मनी गया एंड देन फर्दर मास्टर के लिए मैं लिechtenstein गया, एक छोटा सा मुल्क है ऑस्ट्रिया। लेकिन वही बात है ना कि जब शौक और पैशन आ जाए ना तो फिर मंजिलें बड़ी आसान होती जाती हैं, इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है। फिर पाकिस्तान में ये इम्प्लांटोलॉजी का रवाज शुरू ही हुआ था कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में जाना शुरू कर दिया। वहाँ पे मैंने शॉर्ट कोर्सेज किए। यहाँ से पाकिस्तान से भी डॉक्टरों को मेरा दिल होता है कि मैं जा रहा हूँ डॉक्टर भी जाएँ। तो मैं पाकिस्तान से कोई 33 डॉक्टरों को यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो लेकर गया। वहाँ पे उनको सिखाया कि इम्प्लांटोलॉजी कैसे होती है। तो इस तरह से बहुत सारे और डॉक्टरों को ग्लोबली मैंने भेजा और वो वहाँ से सीख कर आए। तो आप खुद नहीं वहाँ रह गए, खुद अब वापस आ गए? नहीं, एक्चुअली मुझे पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है, यहाँ रहना अच्छा लगता है। यहाँ की जो चीज़ें हैं, जहाँ पे देखें आप फर्स्ट क्लास सिटीज़न हैं, बाहर कुछ भी कर लें आप सेकंड क्लास सिटीजन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। परदेश होता है। परदेश होता है। तो मेरी अपनी कैसा वक्त गुजरा वैसे परदेश में? नहीं, हमारा अच्छा गुजरता था, बिजी रहते थे, काम करते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था और नई नई टेक्नोलॉजी सीखते थे। और ये हमेशा प्लान करते थे कि इस टेक्नोलॉजी को हमने किस तरह अफोर्डेबल प्राइस पे पाकिस्तान लेकर आना है। ज़बरदस्त। ये जो आपका पेट्रोटिज्म है ना, ये इससे नज़र आता है कि भाई पाकिस्तान लेके जाना है, वरना अमूमन हम देखते हैं कि डॉलर्स मिल रहे हैं तो बस ठीक है, यहीं पे सही है, सब बच्चे भी याशी करेंगे। एनी हाउ, शादी फिर यहाँ की कि वहाँ की? नहीं, शादी मैंने यहाँ की। यहाँ की अपनी पसंद से की? नहीं, फैमिली की पसंद से की। मतलब इतने अच्छे बच्चे थे आपके, भी पढ़ना भी शुरू कर दिया, शादी भी को पसंद से नहीं किया? कोई किसी को पसंद किया था, मिली नहीं, वो अलग बात है। नहीं, बचपन में पसंद आती थी बहुत, लेकिन जब वो उनके फैमिली बड़ी होती थी, उनकी वैल्यूज़ ज़्यादा थी, अमीर थे, मतलब उनके पैसे वाले लोग होते थे तो ख़ानदान के ही, लेकिन अच्छे पैसे वाले थे। तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि इस घर में मेरा रिश्ता जाए, लेकिन मैं अपने आप को जो एवेल्यूएट करता था तो मैं कहीं मैं थोड़ी सी मेहनत कर लूँ, मैं भी ज़रा उनके लेवल पे आ जाऊँ। और जब मैं उनके लेवल पे आता था तो लड़की की शादी की और लेकिन इससे एक सबक मिलता है कि कभी भी ये सोच के हमें डाउन फील नहीं करना चाहिए, आगे नसीबों की बात होती है। देखें आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बिल्कुल। तो अगर वो लड़कियाँ होती भी, जाहिर है वो तो फिर डिपेंड करता है ना कि अगर लड़की वाली साइड भी ये सोच रही हो कि जनाब अल्लाह ताला रास्ते खोलने वाला है, लड़का पढ़ा लिखा और मेहनती होना चाहिए, बात ख़त्म। तो चीज़ें फिर चेंज हो जाती हैं। खैर, बच्चों का बताएं, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 8 बच्चे हैं। माशाल्लाह। और क्या कर रहे हैं? सब पढ़ रहे हैं। जो जिनकी शादियां हो गई उनमें से कुछ ने शादियों के बाद भी कंटिन्यू रखा। मेरी तो आपकी फील्ड से कितने बच्चे हैं फिर? मेरी सबसे पहली बेटी ने BDS किया, बड़ी ने, और बाकी की कोई भी डेंटिस्ट्री में नहीं आया अभी तक। अभी बाकी डिफरेंट फील्ड में गए, ज़्यादातर बिजनेस स्टडी की। कोई पाकिस्तान में ही है? 2 मेरी बेटियां बाहर होती हैं, एक सऊदी है, एक ऑस्ट्रेलिया। सही। और बाकी की 2 बेटियां पाकिस्तान में ही हैं। सही। सबसे छोटी बेटी वो तुर्की में कर रही है, इंटीरियर आर्किटेक्ट। ज़बरदस्त। और बेटा एक उसने लम्स से
ग्रेजुएशन की है और मैकेंजी में जॉब करता है। सही। और 2 छोटे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। तो बेगम से कैसा ताल्लुक है आपका? बेगम से अच्छा ताल्लुक है। अरेंज मैरिज और लव मैरिज एक ही जैसी होती है या कुछ फ़र्क है? नहीं, बहुत फ़र्क है। अच्छा, बहुत फ़र्क अच्छा है। वैसे कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अंजाम एक ही होता है। नहीं, एक्चुअली वो तो एक अलग लक की बात है, लेकिन जब अरेंज मैरिज होती है तो उसमें एक आपके दूरस्थ नताज निकलते हैं उससे। लव मैरिज में तो ना चीज़ अच्छी लगी, किसी कोई एक बात आपको अच्छी लगी जिसकी वजह से आपका लव स्टार्ट हुआ और वो बात उसमें ख़त्म होगी तो गया फिर वो सारा कुछ। तो यानी शादी जो है वो दिल से सोच के करनी चाहिए या दिमाग से? दिमाग से। दिमाग से। अब जिस उम्र में शादी करनी होती है उस वक्त दिमाग नहीं चलता, दिल ही चल रहा होता है। खैर, अब मुझे ये बताएगा क्या सोच रखते हैं, आगे क्या करने के प्लान्स हैं आपके मजीद इस फील्ड में अपनी? इस फील्ड में बस इस टेक्नोलॉजी को स्प्रेड करने के, क्या मैक्सिमम पेशेंट को फैसिलिटेट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को या टेक्नीशियंस को ट्रेन करें और वो इस चीज़ को लेके आगे चलें। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा राशिद साहब कि ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि आप ये सब कुछ सोच रहे हैं, आपने प्लान किया हुआ है, अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं आप अब? थोड़ा सा, बहुत थोड़ा। और जब थोड़ा सा निकालते हैं उसमें क्या करते हैं? बस उसमें थोड़ा कुछ वो क्या कहते हैं, क्या सोशल मीडिया पे बैठ जाते हैं। इसके अलावा प्लानिंग में बड़ा टाइम लगाता हूँ, मुझे शौक है इस चीज़ का, एक प्लान बनाने का। मुझे 5 मिनट भी मिल जाते हैं तो मैं कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर लेता हूँ। होम मिनिस्ट्री बेगम के पास ही है या घर में भी प्लान आप ही के चलते हैं? वो हमेशा होम मिनिस्ट्री बेगम के पास ही होती है। अच्छा, बेगम के पास ही होती है। वैसे खाने पीने का क्या शौक रखते हैं या फिर बस जो मिल जाए खा लेते हैं? बिजी रहते हैं तो टाइम ही नहीं मिलता? नहीं, लोग जिंदा रहने के लिए खाते हैं, हम खाने के लिए जिंदा हैं। ये सारे पंजाबियों का यही मसला है। ये सिर्फ आपकी बात नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अभी जिस तरह के माशाल्लाह आप बता रहे हैं कि डॉक्टर्स को ट्रेन करना है और ये सारा कुछ, बाहर से भी फिर कुछ सिलसिला चला रहे हैं कि मतलब वहाँ से या तो आएँ वहाँ के जो स्पेशलिस्ट हैं या फिर सीनियर्स हैं, यहाँ आके आपके साथ पढ़ाएं बताएं, या फिर आप ही यहाँ से डॉक्टर्स को वहाँ भेजें? नहीं, दोनों चल रहा होता है। बहुत सी दफ़ा में ऐसा होता है कि हम बाहर से लोगों को एक्सपर्ट को बुलाते हैं डिफरेंट डेंटल कॉलेजेस में, या हम किसी भी जगह पे अरेंज करते हैं ट्रेनिंग कोर्सेज, वो करवाते हैं। जब पाकिस्तान के हालात ज़रा सख्त हो जाते हैं कि यहाँ फॉरेनर्स का आना बंद हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, उस सूरत में हम उनकी जो है ना इस पर वेबिनार्स करवाते हैं, सेमिनार करवाते हैं ऑनलाइन। तो वो उसके अंदर हम सबको, पूरे पाकिस्तान को इनवाइट करते हैं, जितने भी इस फील्ड से लोग होते हैं वो उसमें उनको अटेंड करते हैं। फिर जिसको मौका मिलता है उनको फिर बाहर स्पॉन्सर करते हैं हम कोर्सेज। तो जो BDS इस वक्त कर रहे हैं या फिर इरादा कर रहे हैं BDS करने का, उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे? अगर वो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो सबसे सूटेबल जगह, कंट्री उनके लिए कौन सी है जहाँ आपका एक्सपीरियंस सबसे अच्छा रहा है? देखिए, अगर तो वो टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहते हैं, हम ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में, यानी जो डेंटल की जो एक्चुअल टेक्नोलॉजी है, उसका आर्ट वर्क है। मुझे सबसे अच्छा लगा, मैंने लिक्सटेनटाइन के अंदर जाके अपने जो आर्ट से रिलेटेड थे, जिसको हम एस्थेटिक डेंटिस्ट्री कहते हैं, मैंने वो कोर्सेज वहाँ पे किए। अच्छा, किस जगह पे? ये लिक्सटेनटाइन एक जगह है, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के दरमियान एक छोटा सा मुल्क है। अच्छा, छोटा सा मुल्क, बिल्कुल छोटा सा मुल्क है। यानी 6 किलोमीटर यूरोप में ही है। और वहाँ के यूरोप का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। तो वहाँ मैं बहुत ज़्यादा गया हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग वहाँ से ली है। इसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी रहा हूँ, वहाँ से ट्रेनिंग ली है। तो बाहर मिल जाती है ट्रेनिंग। जैसे ये एनाप्लास्टोलॉजी में स्वानसी हॉस्पिटल है यूके में, वो ये वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली है। सही। कुछ स्पेशलाइजेशन इसकी मैंने जर्मनी से की है। तो अच्छा, वैसे कहते हैं कि जो लोग मतलब आते जाते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं तो उनको शौक हो जाता है, वो फिर रह नहीं सकते, वो जाते ज़रूर हैं, साल में एक चक्कर लगाएं, 2 साल में एक चक्कर लगाएं। आपकी फेवरेट जगह कौन सी है, मतलब जहाँ फिर आप रिलैक्स करने के लिए जाना चाहें या अच्छा वक्त गुजारने जाना चाहें, जो आपको पसंद आई? सारे में यूरोप अच्छा है, स्पेशली जर्मनी बहुत अच्छा है। अच्छा, जर्मनी में ये है कि जो चीज़ नज़र आती है वो एक्चुअल होती है, यानी जो साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है या खाने की तस्वीर बनी है तो अंदर भी वही तस्वीर होगी, वही टेस्ट होगा। अच्छा, तो इसमें वो है। दूसरे नंबर पे सबसे नज़दीक दुबई है। दुबई रिलैक्सिंग के लिए अच्छी जगह है कि जब पाकिस्तान हम थक जाते हैं तो 2-4 दिनों के लिए दोस्तों से गपशप, मेरे काफ़ी सारे दोस्त वहाँ रहते हैं तो वहाँ चला जाता हूँ। अच्छा, वैसे थ्रू आउट योर करियर कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसा वक्त जो आपको हमेशा याद रहेगा? कभी पीछे नज़र दौड़ाएं तो आपके ज़हन में बस वही आता हो, कौन सा? एक बड़ा दिलचस्प सा वाक़या है, डिपेंड करता है कि आपको कैसे लगे। मैं अपने एक दोस्त के साथ, उसकी जहाँ में बड़ी अच्छी लैब नोन एज ए रूमी के साथ मैं इसी लिक्सटेनटाइन की ट्रेनिंग पे गया।
और वहाँ मेरा दिल किया कि मैं कुछ हलाल यानी गोश्त मीट खाने का दिल चाहा मेरा। तो मैं उसके साथ मिला, मैंने कहा चलते हैं कहीं जाते हैं, कुछ ढूंढते हैं कि शायद मिल जाए हलाल मीट। अच्छा। हम अपने होटल से बाहर निकले और एक पूछते थे कि हलाल मीट, तो किसी को पता ही नहीं था हलाल क्या होता है और कहाँ मिलता है। तो इत्तफाक से वहाँ पे एक बंदा अपनी गाड़ी में गुजर रहा था, उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी देखा, मुझे थोड़ी स्किन ज़रा सांवली सी नज़र आई, थोड़ी महसूस हुआ कि अपना कुछ लग रहा है। वापस आया वो बंदा, फिर आंखों में आंखें, हमने एक दूसरे को देखा, उसने ब्रेक लगाई गाड़ी की, तो मैंने कहा मुझे जहाँ बताओ कि यहाँ पे हलाल मीट कहाँ से मिलेगा। उसने सोचा, कहता तुम आधा घंटा ठहर सकते हो। मैंने कहा मैं ठहर जाऊँगा। मैंने अपने दोस्त को कहा कि काम बन गया। अच्छा। तो कैसे बन गया? मैंने कहा बस बन गया, तुम आधा घंटा इंतज़ार कर। आधे घंटे बाद बंदा आया, मुझे ले गया अपने घर। और मैंने कहा तुमने पूछा अपनी वाइफ से कि वहाँ पर बड़ी सख्ती है, मतलब गेस्ट को आराम से नहीं ला सकते घर में। कहता नहीं आप फिक्र ना करो। आज मैं उसके घर गया, खाना था, उन्होंने कहा आज पास्ता बना हुआ, कहीं पार्टी थी, मैं वहाँ गए थे, कल हमने पास्ता बनाया था, लेकिन हलाल है, ये चिकन पास्ता था, कल हम आपकी दावत करेंगे, हलाल मीट खिलाएंगे आपको, हम खुद भी हलाल लाते हैं। अच्छा, वहाँ का ये था कि जो लड़की थी वो क्रिश्चियन थी, लेकिन उसने शादी के बाद नाम बदल दिया, उसका लायला नाम रख दिया था उसने, उस लड़के ने। वो इसका था, मोरक्को का लड़का था। वो मुस्लिम्स होते हैं। वो मुस्लिम। उसने वहाँ झगड़ा दोनों मियाँ बीवी का ये था कि बीवी कहती थी कि मेरी औलाद हो, और वो लड़का कहता था कि मेरी औलाद मुसलमान हो। इसको मैं कहता मुसलमान हो, ये होती नहीं है। सही। मैंने कहा सारी चीज़, उसका था इसने कुरान भी पढ़ा हुआ है। बता रहे हैं कि उसने उसका नाम बदल दिया था, मुस्लिम नाम तो बदल दिया था उसने, लेकिन वो दिल से मुस्लिम नहीं हुई, दिल से नहीं हुई थी, मतलब प्रैक्टिकली उसने कलमा नहीं पढ़ा था। सही। तो नमाज उसको पूरी आती थी तर्जमे से, कुरान उसको तर्जमे से आता था क्योंकि वो सीख चुकी थी। तो मैंने उसको ये कहा कि एक कलमा ही तो पढ़ना है ना, तुम कलमा पढ़ दो तुम मुसलमान हो जाओगी। तो उसने मुझे कहा क्या तुम समझते हो कि कलमा पढ़ने से इसके तकाजे में पूरे कर सकूंगी? बड़ी गहरी बात है। बहुत गहरी बात की उसने। मेरे पास कोई जवाब नहीं था उसका। खैर हम उसको कन्विंस करते रहे, अगले दिन भी आया, लेकिन वो कन्विंस नहीं हुई कि नहीं मैं ऐसे मुसलमान नहीं हो सकती। और उसकी जो माँ थी वो उसके सख्त मुखालिफ थी कि तूने एक मुसलमान से शादी क्यों की है। खैर कुछ दिन गुजरे तो वो अक्सर अपनी फरमाइशें किया करता था, दोस्त था मेरा बन गया था, कभी कुछ ना कुछ ले जाता था उसके लिए। एक दिन उसने कहा जी बच्चों के कुछ खिलौने या कपड़े लेकर आओ। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा कुछ हो गया है। मैं उसके गया, वो होटल में मेरे आया लेने के लिए, गिफ्ट लेकर गया था। तो मैंने बताया कि क्या हुआ कि तुमने हार मान ली कि वो मुसलमान हो गई। उसने कहा ना वो मुसलमान हुई ना मैंने हार मानी। हम गए अपने घर गए, गांव अपने जो शहर था, वहाँ पे इसने मेरी माँ और बहनों को प्रैक्टिस करते हुए देखा, नमाज और रोज़ा रखते हुए देखा। कहते हैं कि वहाँ पे ये मुसलमान हुई और वहीं पे ये प्रेग्नेंट हुई। चले जी माशाल्लाह, तो इस तरह उनके बच्चे भी हो गए। आपको याद रहा? और वो मैंने उससे फिर क्वेश्चन किया उस खातून से, मैंने कहा अब बता तेरी माँ का तेरे से क्या रहा? कहते मेरी माँ बड़ी खुश है क्योंकि मेरी औलाद हुई तो ग्रैंड मदर बन गई। मेरे एक बहन एक भाई है, उनकी दोनों की औलाद नहीं है, तो इसलिए मेरी माँ भी मुझे मिल गई। चले जी, बड़ी अच्छी बात है, कि बड़ा अच्छा खूबसूरत वाक़या है। अच्छा, लास्ट में मैं चाहूँगी राशिद साहब कोई पैगाम अगर आप देना चाहें इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से इस फील्ड से रिलेटेड नौजवानों के लिए, तो आप दे सकते हैं। मेरा सबसे यही एक पैगाम यही है कि मेहनत करें अपनी फील्ड में। कोई एक फील्ड भी सिलेक्ट कर लें, लेकिन उससे कंटिन्यूटी रखें उसके अंदर। ये नहीं कि आज एक जॉब कल दूसरी जॉब, आज एक प्रोफेशन कल दूसरा प्रोफेशन, उसको चेंज ना करें, उसी के अंदर काम करें। और हर फील्ड के अंदर एक कामयाबी है, एक अरूज है उसका, उस अरूज तक पहुँचे। और सबसे इसके लिए मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेट कैसे करेंगे आप? बस अपने आप को, इसलिए कि आपने कुछ सक्सेसफुल बनना है तो आपको कंटिन्यूटी चाहिए, किसी भी प्रोफेशन में हो उसमें कंटिन्यूटी। आजकल का नौजवान तो सक्सेसफुल पता नहीं क्यों वो चाहता है कि उसको प्लेट में रखे मिल जाए, मेहनत भी ना करनी पड़े, सक्सेसफुल भी हो। हाँ, होते हैं ऐसे, बिल्कुल होते हैं, नौजवान काफ़ी हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे भी हैं जिनको थोड़ी सी भी रास्ता दिखा दें तो वो चलते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने बहुत से लोगों को ट्रेंड किया है। मेरे जो लड़के ट्रेंड होके 2-4 साल 5 साल 10 साल ट्रेंड होके जो निकले मेरे से, इस वक्त कम से कम कोई 300-400 लैब बना चुके हैं वो अपनी, जो मेरे से ट्रेंड हुए हैं पिछले 20-25 सालों से। चलें जी, बहुत ज़बरदस्त, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि भाई मोटिवेट रहें और जो करें पैशन के साथ करें और दरमियान में ना छोड़ दें, फिर उसके रूट्स तक, पीक तक जाएं
और अगर आप ये लगन रखेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देने वाला है। होपफुली आपको राशिद साहब से मिलके बहुत अच्छा लगा होगा, उनकी बातें बहुत दिलचस्प आपको महसूस हुई होंगी, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा और मेरी भी यही कोशिश थी। थैंक यू सो मच राशिद साहब, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, एक नए पॉडकास्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।